Hello students, how are you all? I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in today's class. तो बच्चों ये है आपकी क्लास 12 की इंग्लिश सब्जेक्ट की क्लासेस और आज इस वीडियो में हम हमारी बुक से चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है माय फर्स्ट स्टेप्स। ओके, तो बच्चों ये जो चैप्टर हम यहाँ पे पढ़ेंगे ये एक ऑटोबायोग्राफी का पार्ट है। ऑटोबायोग्राफी कहते हैं आत्मकथा, यानी कि जब कोई व्यक्ति स्वयं अपने जीवन के बारे में लिखते हैं उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। और ये आत्मकथा लिखी है एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर ने जिनका नाम है सुनील गावस्कर। आई एम श्योर आप सबने उनका नाम सुना है, आप सब उनको जानते हैं। तो उन्हीं फेमस क्रिकेटर के बारे में, उनके बचपन के बारे में, उनके जीवन की कुछ बातें हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बहुत इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना हमारा चैप्टर नंबर 1 माय फर्स्ट स्टेप्स। I may never have become a cricketer and this book would certainly not have been written if an eagle-eyed relation, Mr. Narayan Masurkar, had not come into my life the day I was born, that was July 10, 1949। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे I कौन है? I है मिस्टर सुनील गावस्कर, बिकॉज वो खुद लिख रहे हैं अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में लिख रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं शायद कभी भी एक क्रिकेटर नहीं बन पाता, मैं शायद कभी भी एक प्लेयर जो क्रिकेट खेलता है ऐसा खिलाड़ी नहीं बन पाता, और शायद कभी ये जो किताब है जो मेरे आत्मकथा में लिख रहा हूँ, जो अपनी ऑटोबायोग्राफी की बुक में लिख रहा हूँ, शायद ये किताब भी कभी नहीं लिखी जाती अगर क्या नहीं होता, अगर एक ईगल आइड रिलेशन, मीनिंग देख लीजिए बच्चों, ईगल आइड का मतलब होता है वो व्यक्ति जो कि हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखता है, यानी कि जो कि बहुत केयरफुली हर चीज को देखता है, हर चीज की जांच करता है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं ईगल आइड, राइट। सो इनके एक संबंधी थे, एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था मिस्टर नारायण मसूरकर। उनके लिए इन्होंने क्या वर्ड यूज किया है कि वो ईगल आइड थे, वो हर चीज को बारीकी से देखा करते थे, बहुत बारीकी से जांचा करते थे। तो अगर ये रिलेटिव इनके जीवन में नहीं आए होते, किस दिन, जिस दिन सुनील गावस्कर का जन्म हुआ था, और किस दिन उनका जन्म हुआ था, he was born on July 10, 1949, यानी कि 10 जुलाई 1949 को जिस दिन मेरा जन्म हुआ, उस दिन अगर मेरे ये संबंधी, मेरे ये रिश्तेदार मिस्टर नारायण मसूरकर मेरे जीवन में नहीं आते तो शायद मैं कभी एक क्रिकेटर नहीं बन पाता, और शायद ये किताब जो मैं लिख रहा हूँ ये भी शायद कभी नहीं लिखी जाती। तो बच्चों कौन है ये रिश्तेदार और क्यों इनको ईगल आइड कहा गया है और क्या योगदान था इनका मिस्टर सुनील गावस्कर के जीवन में, वो आगे हम पढ़ने वाले हैं, देखते हैं। It seems that Nan Kaka, as I call him, who had come to see me in hospital on my first day in his world, noticed a little hole near the top of my left earlobe। तो बच्चों ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से मिस्टर सुनील गावस्कर ये बात बोल रहे हैं? तो आगे वो एक्सप्लेन करते हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो इनके रिलेटिव थे, इन्हें सुनील गावस्कर क्या बुलाया करते थे? इन्हें ये नान काका कहकर बुलाया करते थे। तो ये कह रहे हैं कि जब ये नान काका उनसे हॉस्पिटल में मिलने आए थे, कौन से दिन? पहले दिन, यानी कि जब उनका जन्म हुआ था, जिस दिन सुनील गावस्कर पैदा हुए हैं, उनका जन्म हुआ है, उसी दिन उन्हें देखने उनके रिश्तेदार आए थे। तो उन्होंने क्या नोटिस किया? उन्होंने देखा कि जो सुनील गावस्कर हैं, अब बच्चों एक दिन का बेबी कितना छोटा सा होता है, उनको देखने ही आए थे। तो इन्होंने बहुत ध्यान से देखा और इन्होंने नोटिस किया कि सुनील गावस्कर का जो लेफ्ट साइड का ईयर था ना, उस ईयर का जो लोब था, तो बच्चों ईयर लोब किसे कहते हैं? यहाँ पिक्चर में आप लोग देखिए, जो हमारे कान का ये निचला हिस्सा होता है ना, जहाँ पर फीमेल्स ईयररिंग्स पहनती हैं, ओके, तो इसे हम कहते हैं ईयर लोब। ओके, तो सुनील गावस्कर का जो लेफ्ट साइड का ईयर लोब था, उसके बिल्कुल टॉप ऊपर क्या था? एक लिटिल होल, एक छोटा सा छेद था। और ये चीज किसने नोटिस की? नान काका ने नोटिस की। ओके, नेक्स्ट क्या होता है? द नेक्स्ट डे ही केम अगेन एंड पिक्ड अप द बेबी लाइंग ऑन द क्रेब नेक्स्ट टू माई मदर। तो ये तो उन्होंने कब नोटिस किया? जब वो फर्स्ट टाइम आए थे, जिस दिन सुनील गावस्कर का जन्म होता है, तो वो मिलने आए, उन्होंने नोटिस किया कि ओके बेबी के कान में एक छोटा सा छेद है। अब नेक्स्ट डे वो वापस आते हैं मिलने के लिए और
उस दिन जो बेबी यानी सुनील गावस्कर थे, छोटे से 1 दिन के बेबी, वो कहाँ पर लेटे हुए थे? क्रिब कहते हैं बच्चों पालना। यहाँ पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, छोटे बेबीज़ को पालने में लेटाते हैं ना, तो वो हॉस्पिटल में अपनी मदर के पास पालने में लेटे हुए थे। तो ये नान काका आते हैं और बेबी को पालने में से उठाते हैं। To his utter horror, he discovered that the baby did not have the hole on the left earlobe। और जैसे ही नान काका ने बेबी को पालने में से उठाया, अपनी गोदी में लिया, उन्हें बहुत ज़्यादा हॉरर, डर लगता है। अटर का मतलब होता है बच्चों अत्यधिक, तो वो अत्यधिक डर जाते हैं, अत्यधिक घबरा जाते हैं। क्यों, क्या हुआ था ऐसा? तो वो इसलिए घबराए बिकॉज ही डिस्कवर्ड, उन्होंने पाया, क्या पाया? कि आज बेबी के लेफ्ट ईयर लोब पे कोई भी छेद नहीं था। तो इन्होंने एक दिन पहले नोटिस किया था कि बेबी के कान में छोटा सा छेद है। नेक्स्ट डे आते हैं, जब बेबी को गोदी में लेते हैं तो ये पाते हैं कि अरे छेद तो है ही नहीं, और ये बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। A frantic search of all the cribs in the hospital followed। तो ये बात क्लियर थी कि बच्चा जो था, जो बेबी है, वो चेंज हो गया है। जो कल वाला बेबी था ये वो नहीं है, बिकॉज उसके कान में तो छेद था। और ये चीज़ सिर्फ इन्होंने नोटिस की थी कि बच्चे के कान में छेद है, लेकिन ये वो बच्चा नहीं है बिकॉज इसके कान में छेद नहीं है। तो पूरे हॉस्पिटल में सर्च यानी तलाश स्टार्ट हो जाती है। और वो तलाश कैसी थी? फ्रेंटिक यानी अत्यधिक चिंतित। तो सब लोग अब बहुत चिंतित थे, जितने भी फैमिली मेंबर्स थे, सुनील गावस्कर की मदर, फादर, सभी लोग चिंतित थे कि अरे बेबी चेंज कैसे हो गया, हमारा बेबी कहाँ है। तो पूरे हॉस्पिटल में जितने भी क्रिब्स थे, जितने भी पालने थे, हर एक पालने को तलाशा गया, हर एक पालने की खोज शुरू हो गई। एंड आई वॉज इवेंचुअली लोकेटेड। और सुनील गावस्कर लिख रहे हैं कि इवेंचुअली यानी अंततः सुनील गावस्कर को लोकेट यानी खोज लिया गया। अंततः सुनील गावस्कर मिल गए। अब बच्चों कैसे खोजा? ऐसे ही खोजा होगा ना कि किस बच्चे के कान में छेद है, बिकॉज यही वो निशानी थी। तो इस तरह से सुनील गावस्कर की खोज की गई और फाइनली वो मिल जाते हैं। कहाँ मिले वो? स्लीपिंग ब्लिसफुली बिसाइड अ फिशर वुमन। तो उसी हॉस्पिटल में एक फिशर वुमन यानी हम कह सकते हैं मछुआरे की वाइफ। ओके, तो एक ऐसी महिला भी थी जो कि मछली पकड़ने का काम किया करती थी। तो उसके पास में सुनील गावस्कर सोते हुए पाए गए, ब्लिसफुली यानी खुशी खुशी। तो वो तो छोटे से बच्चे हैं, उन्हें तो नहीं पता कि वो चेंज हो गए हैं, उनकी फैमिली से दूर हो गए हैं। वो आराम से एक दूसरी महिला के पास सो रहे थे। इस तरह से उन्हें खोजा गया। टोटली ऑब्लिवियस ऑफ द कमोशन आई हैड कॉज्ड। और वो पूरी तरह से, टोटली यानी पूरी तरह से वो ऑब्लिवियस थे, बेखबर थे, अनजान थे उस कमोशन से, उस शोरगुल, उस हड़बड़ी से जो कि उन्हीं के कारण कॉज यानी पैदा हुई थी। तो उन्हें तो नहीं पता था कि उनकी वजह से पूरे हॉस्पिटल में किस तरह से तलाशी चल रही है, उनकी फैमिली कितनी वरिड है। वो तो आराम से किसी दूसरी महिला के पास सो रहे थे। तो बच्चों एक्चुअल में क्या होता है, बेबीज एक्सचेंज हो जाते हैं। सुनील गावस्कर की जगह किसी और बेबी को रख दिया जाता है और सुनील गावस्कर को किसी दूसरी फैमिली को दे दिया जाता है। लेकिन ये चीज़ सिर्फ नान काका ने नोटिस की बिकॉज वो सच में ईगल आइड थे। उन्होंने देखा था कि कान में छेद है। नेक्स्ट डे भी उन्होंने देखा कि आज ये बेबी वो नहीं है। तो इस तरह से नान काका की वजह से ही सुनील गावस्कर वापस अपनी फैमिली के पास लौट के आ सके। ओके, The mix-up, it appears, followed after the babies had been given their bath। और फाइनली बाद में सब लोग सोचते हैं कि ऐसा हो कैसे गया, बेबीज एक्सचेंज कैसे हो गए, हॉस्पिटल में इतनी बड़ी मिस्टेक हुई कैसे। तो ये जो मिक्सअप था, बेबीज जो मिक्स हो गए थे, एक्सचेंज हो गए थे, ये कैसे हुआ? तो ऐसा लगा सबको कि जब बेबीज को बाथ यानी नहलाया गया था तो उसके बाद बेबीज एक्सचेंज हो गए थे। यानी कि सुनील गावस्कर और जो फिशर वुमन का बेबी था, दोनों को नहलाया गया। नहलाने के बाद दोनों को अलग अलग जगह रख दिया गया, एक्सचेंज कर दिया गया। इस तरह से ये मिस्टेक हॉस्पिटल में हो गई थी। प्रोविडेंस हैड हेल्प्ड मी टू रिटेन माई ट्रू आइडेंटिटी। तो बच्चों ये बहुत बड़ी इवेंट, बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी घटना यहाँ पे हो सकती थी। तो सुनील गावस्कर लिख रहे हैं कि प्रोविडेंस कहते हैं ईश्वर, परमात्मा। तो वो कह रहे हैं कि भगवान ने ही मदद की थी, परमात्मा की वजह से ही हो पाया कि मैं अपनी वास्तविक आइडेंटिटी, अपनी वास्तविक पहचान, मेरी जो अपनी फैमिली है, मेरी जो अपनी पहचान थी, मैं उसे रिटेन कर सका, मैं उसे बनाए
रख सका, मैं अपने परिवार के पास लौट के आ सका, ये सिर्फ परमात्मा की वजह से ही हुआ था। एंड इन द प्रोसेस चार्टर द कोर्स ऑफ माई लाइफ, और वो कह रहे हैं कि परमात्मा ने इसी दौरान क्या कर दिया, चार्टर कर दिया था, निर्णय कर दिया था कि मेरे लाइफ में क्या कोर्स ऑफ लाइफ होने वाला है, मेरे भविष्य में क्या होने वाला है, मैं बड़ा होकर क्रिकेटर बनूंगा। ये सारी चीज़ें परमात्मा ने ही डिसाइड कर रखी थी और इसी तरह से मेरा जीवन आगे चलता रहा। ओके I have often wondered what would have happened if nature had not marked me out। अब बच्चों, अब जब वो थोड़े बड़े होते हैं, उनको ये सारी बातें पता चलती हैं कि कैसे बचपन में वो एक्सचेंज हो गए थे, तो वो कह रहे हैं कि उसके बाद मैं कई बार सोचा करता था कि क्या होता अगर नेचर ने मुझे मार्क नहीं किया होता। मार्क का मतलब क्या है, ये सुनील गावस्कर कैसे सबसे अलग थे, बिकॉज इनके कान में एक छेद था और उसी वजह से तो पहचाना गया कि बेबी एक्सचेंज हो गए हैं, और उसी छेद की वजह से फाइनली इनको पहचाना गया। तो इनका कहना है कि अगर मेरे कान में ये छेद नहीं होता, अगर नेचर ने ये मार्क मेरे कान पे नहीं लगाया होता तो क्या होता। एंड गिवन मी माई गॉड बाय गिविंग मी दैट स्मॉल होल ऑन माई लेफ्ट ईयर लोब, और जो मेरा लेफ्ट साइड के ईयर लोब में जो छेद है, अगर वो छेद नहीं होता तो क्या होता। एंड इफ नान काका हैड नॉट नोटिस्ड दिस एबनॉर्मेलिटी, और अगर जिस दिन नान काका मिलने आए थे फर्स्ट डे, अगर वो इस अबनॉर्मेलिटी को, इस असामान्य स्थिति को, बिकॉज कान में छेद होना नॉर्मल बात तो नहीं है ना, तो ये जो अबनॉर्मेलिटी है, ये जो असामान्य बात है, अगर नान काका इसको नोटिस ही नहीं करते, वो भी नहीं देखते, और सेकंड डे उनको कैसे पता चलता, बिकॉज छोटे बेबी सब एक जैसे लगते हैं, राइट। तो आप चेहरा देख के तो नहीं बता सकते कि बेबी चेंज हो गया है, बिकॉज छोटे बच्चे सब एक जैसे लगते हैं। नान काका ने पहचाना सिर्फ उस छेद की वजह से। तो इनका कहना है कि मैं कई बार सोचा करता था कि अगर ये छेद नहीं होता, अगर नान काका इस छेद को देखते ही नहीं तो क्या होता, किसी को पता ही नहीं चलता कि बेबीज एक्सचेंज हो गए हैं और सुनील गावस्कर हमेशा के लिए उस मछुआरे फैमिली के साथ रह जाते। यस, Perhaps I would have grown up to be an obscure fisherman। तो उनका कहना है कि ऐसे हालत में तो मैं उस मछुआरे फैमिली के पास जाता और मैं भी बड़ा होके एक मछुआरा ही बनता। टॉयलिंग समवेयर अलोंग द वेस्ट कोस्ट, और जो मछुआरे होते हैं वो क्या करते हैं, टॉयल यानी मेहनत करते हैं। तो सुनील गावस्कर का कहना है कि तब मैं भी मेहनत कर रहा होता किसी वेस्ट कोस्ट पे। कोस्ट कहते हैं बच्चों तट, तो जो पश्चिमी तटीय इलाके हैं तो वहाँ पे मछली पकड़ने का काम ये लोग करते हैं। तो इनका कहना है कि मैं भी वहां पर मछली पकड़ रहा होता, मैं भी वहां पर मेहनत कर रहा होता। एंड व्हाट अबाउट द बेबी, साथ ही इनके माइंड में उस बेबी के बारे में भी बात आती है कि उस बच्चे का क्या जो कि सुनील गावस्कर की जगह आ गया था। फॉर ए स्पेल टुक माई प्लेस, चाहे थोड़े समय के लिए ही सही उसने सुनील गावस्कर की जगह ले ली थी। फॉर ए स्पेल यानी कुछ समय के लिए। ओके, I do not know if he is interested in cricket or whether he will ever read this book। सुनील गावस्कर अपनी किताब में लिख रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि क्या उस बच्चे को क्रिकेट में थोड़ी सी भी रुचि है, या मुझे ये भी नहीं पता कि क्या वो कभी इस किताब को पढ़ेगा। यानी कि क्या पता उस बच्चे को नहीं पता हो कि बचपन में वो एक्सचेंज हो गया था। तो इनका कहना है मैं उस बच्चे को नहीं जानता, आज वो कहाँ है, क्या उसको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, क्या वो इस किताब को पढ़ेगा, मुझे कुछ भी नहीं पता। I can only hope that if he does, he will start taking a little more interest in सुनील गावस्कर। वो लिख रहे हैं कि मैं बस इतनी उम्मीद करता हूँ कि अगर वो इस किताब को पढ़े तो उसके बाद वो सुनील गावस्कर में यानी कि मेरे बारे में थोड़ा और रुचि, थोड़ा और इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दे। My most vivid recollection of my childhood cricket playing days is the time I almost broke my mother's nose। अब बच्चों ये आगे की बात लिख रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि जब मैं छोटा था, अपने बचपन में था, और जब मैं उस टाइम क्रिकेट खेला करता था। ओके, तो बचपन में आई गेस सभी बच्चे क्रिकेट खेलते ही अपने अपने घरों में। तो इनका कहना है कि जब मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था तो उस समय की जो यादें हैं मेरे माइंड में, तो सबसे जीवंत याद अगर मुझे कुछ है तो मुझे याद है वो समय जब मैंने लगभग अपनी माँ की नाक को तोड़ दिया था। मेरी वजह से मेरी माँ की नाक में चोट लग गई थी। ये याद मेरे दिमाग में आज भी जीवंत है और ये मेरी बचपन की वो याद है जिसे मैं कभी भी नहीं भूल सकता। तो क्या हुआ था, कैसे चोट लगी थी, उन्होंने आगे पूरा एक्सप्लेन किया है, पढ़ते हैं।
She used to bowl to me in the small gallery of our house where we played our daily match with a tennis ball. तो बचपन में जब ये छोटे थे तो ये अपनी माँ के साथ घर में क्रिकेट खेला करते थे। तो इनका लिखना है कि इनके घर में एक छोटी सी गैलरी बनी हुई थी, छोटा सा गलियारा था, वहाँ ये अपना डेली के मैचेस खेला करते थे। तो उस समय इनकी जो मदर थी वो बॉलिंग करती थी। ओके, और कैसे? टेनिस बॉल से। टेनिस बॉल आप सबने देखी है और सभी घरों में भी जब बच्चे खेलते हैं क्रिकेट तो टेनिस बॉल ही यूज करते हैं जनरली। तो इनकी जो मदर थी वो टेनिस बॉल से बॉलिंग किया करती थी घर में बनी हुई छोटी सी गैलरी में, और वहीं पर ये डेली अपने मैचेस खेला करते थे। Since the area was small, she would kneel to ball. अब बच्चों गलियारा है घर का, गैलरी है, तो छोटा सा स्पेस है, छोटी सी जगह है, ज़्यादा स्पेस नहीं होता था। तो इनकी मदर क्या करती थी, वो बॉलिंग करने के लिए नील, घुटनों के बल बैठ जाती थी। बिकॉज सुनील गावस्कर तो बचपन की बात करें ना, वो छोटे बच्चे थे, तो इनकी मदर घुटनों के बल बैठकर बॉलिंग किया करती थी। और रादर लॉब द बॉल टू मी, या फिर कभी कभी वो धीरे धीरे से बॉल फेंक दिया करती थी। बिकॉज जगह छोटी सी थी, पास पास ही होते थे, तो ऐसा तो है नहीं कि वो खड़े होके दूर से आएंगी बॉलिंग करेंगी। या तो वो घुटनों के बल बैठकर बॉलिंग किया करती थी या फिर धीरे से बॉल फेंक दिया करती थी। आई हिट वन स्ट्रेट बैक। अब ऐसे ही एक दिन ये मैच खेल रहे हैं, सुनील गावस्कर बैटिंग कर रहे हैं, उनकी माँ बॉलिंग कर रही हैं। तो सुनील गावस्कर क्या करते हैं, एक शॉट लगाते हैं, एक स्ट्रेट सीधा शॉट लगाते हैं, एंड कॉट हर बैंग ऑन द नोज। और वो जो शॉट है, जो बॉल है, वो सीधी जाकर सुनील गावस्कर की मदर के नाक से टकरा जाती है, विच स्टार्टेड ब्लीडिंग। अब बच्चों नाक पे इतनी तेज फोर्स से बॉल आके लगी है तो उसकी वजह से इनकी नाक से ब्लीडिंग, खून बहना स्टार्ट हो जाता है। Although it was a tennis ball, the distance between the two of us was very short. तो गावस्कर लिख रहे हैं कि हाँ, बॉल तो टेनिस बॉल थी, ऐसा नहीं कि हम रियल क्रिकेट बॉल से खेल रहे थे, बिकॉज वो तो और भी हार्ड होती है, उससे तो चोट और भी ज़्यादा लगती है, राइट। सो बॉल तो टेनिस बॉल थी, लेकिन चोट इतनी क्यों लगी, बिकॉज वो छोटी सी गैलरी थी, इसीलिए सुनील गावस्कर और उनकी मदर के बीच जो डिस्टेंस था, जो दूरी थी, वो बहुत कम थी। विच अकाउंट्स फॉर द फोर्स विथ विच द बॉल हिट हर। और इसीलिए जो बॉल थी वो इतनी फोर्स के साथ इनकी मदर की नाक से टकराती है, इतनी फोर्स उस बॉल में थी। आई वॉज फ्राइटन बट शी श्रग्ड इट ऑफ। तो जैसे उन्होंने देखा कि मेरी मदर की नाक से खून बह रहा है, तो ऑब्वियसली वो छोटे बच्चे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फ्राइटन, डर जाते हैं। लेकिन जो उनकी मदर हैं वो बिल्कुल भी इस चीज़ की परवाह नहीं करती कि उनके चोट लग गई है, खून बह रहा है। श्रग्ड ऑफ यानी ध्यान ना देना, परवाह ना करना। तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं अपनी चोट पे, बिल्कुल भी परवाह नहीं करती हैं। वॉश्ड हर फेस, वो सिर्फ अपना चेहरा वॉश कर लेती हैं, धो लेती हैं। एंड एज द ब्लीडिंग स्टॉप्ड वी कंटिन्यूड द गेम। और जैसे ही उनकी नाक से खून बहना बंद हो जाता है, वो वापस अपना गेम कंटिन्यू करते हैं, वापस से खेलना स्टार्ट कर देते हैं। जब बच्चों सुनील गावस्कर को बचपन में क्रिकेट के लिए अगर किसी ने एनकरेज किया था तो उनकी मदर ने किया था। वो डेली उनके साथ घर में क्रिकेट खेला करती थी, चोट लगने के बावजूद भी वो कंटिन्यू कर रही हैं अपना गेम, सुनील गावस्कर को वो बैटिंग करा रही हैं। बट फॉर द रेस्ट ऑफ द डे इट वॉज ओनली फॉरवर्ड डिफेंस फॉर मी। तो सुनील गावस्कर बच्चों बहुत डर गए थे कि उनकी वजह से उनकी मदर को चोट लग गई है, वो भी इतनी कि खून आ रहा था। तो उस दिन बाकी समय तक, रेस्ट ऑफ द डे यानी बाकी जो शेष समय था उस दिन का, जब वो क्रिकेट खेल रहे थे, तो सुनील गावस्कर कह रहे हैं कि मैंने केवल डिफेंस शॉट खेले, मैंने केवल ऐसे शॉट खेले जो कि डिफेंसिव थे, रक्षात्मक शॉट थे। आई रेस्ट्रेन माई सेल्फ एंड प्लेड नो अटैक शॉट। तो बच्चों जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो एक तो हम अटैकिंग शॉट खेलते हैं, राइट, एक हम डिफेंसिव शॉट खेलते हैं जिसमें हम केवल बॉल को हल्के से टच करते हैं, ज़्यादा लंबे लंबे शॉट नहीं मारते हैं। तो सुनील गावस्कर इतने डर जाते हैं अपनी माँ की चोट की वजह से कि उस दिन उन्होंने पूरे समय केवल डिफेंसिव शॉट खेला, उन्होंने कोई भी अटैकिंग शॉट, जोर से उन्होंने शॉट नहीं लगाया। रेस्ट्रेन का मतलब होता है बच्चों शांत करना, तो वो अपने आप को शांत करते हैं, अपने आप पे कंट्रोल करते हैं कि नहीं, मुझे जोर से शॉट नहीं लगाना है, मेरी मदर को चोट लग सकती है। ओके।
क्रिकेट टू यूज अ क्लीशे इज इन माई ब्लड। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि अगर मैं कोई क्लीशे यूज करूँ, क्लीशे कहते हैं बच्चों कोई भी जो उक्ति होती है ना, उक्ति हम कह सकते हैं कहावत, तो जो कहावत होती है, उक्ति होती है, उसे क्लीशे कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर मैं कोई कहावत की तरह ये बात बोलूँ, कोई उक्ति यूज करूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि क्रिकेट मेरे खून में है। तो बच्चों इज इन माई ब्लड एक कहावत है ना, कई लोग कहते हैं कि ये चीज़ तो मेरे खून में है, घूमना फिरना तो मेरे खून में है, कहानी लिखना तो मेरे खून में है, या फिर डांस करना तो मेरे खून में ही है, राइट। तो वैसे ये कह रहे हैं कि अगर मैं कहावत यूज करूं तो मैं कह सकता हूं कि क्रिकेट तो मेरे खून में है। इट मीन्स मेरी फैमिली में मुझसे पहले कई लोग क्रिकेट खेल चुके हैं, राइट। My father was a good club cricketer in his days and a keen student of the game। अब कैसे उनकी फैमिली में लोगों ने क्रिकेट खेला है तो उसको वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनके जो फादर थे वो भी क्लब क्रिकेट खेला करते थे, वो एक बहुत अच्छे क्लब क्रिकेटर थे और साथ ही साथ इस खेल के लिए वो एक बहुत जिज्ञासु स्टूडेंट थे। वो इस खेल के बारे में बहुत कुछ जानते थे, बिकॉज वो जानना चाहते थे, वो हमेशा जिज्ञासु रहते थे और ज़्यादा पढ़ने के लिए और ज़्यादा जानने के लिए। इवन नाउ वी हैव इंटरेस्टिंग डिस्कशंस ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम। उनका कहना है कि यहाँ तक कि आज भी मैं अपने फादर के साथ डिस्कशन करता हूँ, चर्चा करता हूँ इस खेल के अलग अलग एस्पेक्ट यानी अलग अलग प्रकार, अलग अलग रूपों के बारे में। एंड आई हैव फाउंड हिज एडवाइस इनवैल्यूएबल इन द डेवलपमेंट ऑफ माई करियर। और उनका कहना है कि मेरे फादर ने मुझे जो एडवाइस दी है, जो सलाह दी है, वो बहुत ज़्यादा इनवैल्यूएबल यानी कीमती है, बहुत ज़्यादा अमूल्य सलाह है। बिकॉज उसी सलाह की वजह से मैं अपने करियर में इतना डेवलपमेंट कर पाया, इतना विकास कर पाया। अगर आज मैं एक अच्छा क्रिकेटर हूँ तो उसका एक रीज़न मेरे फादर भी हैं, बिकॉज उनकी जो सलाह थी, बिकॉज वो इस खेल को इतने अच्छे से जानते हैं, वो इतने अच्छे स्टूडेंट हैं इस खेल के कि उनसे चर्चा करके, उनसे बातें करके, उनकी सलाह मान के मैंने अपने आप में बहुत इम्प्रूवमेंट किया है, बहुत डेवलपमेंट किया है। ओके And as I have already said, I have had the privilege of having a cricketing mother। Next वो कह रहे हैं कि जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे पास एक प्रिविलेज है, मेरे पास एक अवसर था, सौभाग्य था ये मेरा कि मेरे पास एक क्रिकेटिंग मदर थी। मेरे पास एक ऐसी मदर थी जो क्रिकेट मेरे साथ बचपन में खेला करती थी, जो इस खेल को समझती थी, जिन्हें ये खेल पसंद था। Who helped me to take the first steps in the game। और उनका कहना है कि मेरी माँ ने ही मेरी मदद की थी कि मैं इस खेल में अपने पहले कदम बढ़ाऊं, इस खेल में मैं आगे जाऊं, इस खेल में मैं अपना करियर बनाऊं, इस खेल में मेरी रुचि हो। उसके लिए मेरी माँ ने मेरी बहुत मदद की थी। आई हैव कम टू लव। और उसी वजह से फाइनली मैं इस खेल को इतना पसंद करने लगा, इतना प्यार मैं इस खेल से करने लगा। तो सुनील गावस्कर बता रहे हैं कि कैसे उनके पेरेंट्स, उनके माता और उनके पिता ने एक अच्छा क्रिकेटर बनने में कितनी हेल्प, कितना सपोर्ट उनका रहा है। My uncle Madhav Mantri, who played for India in 4 official tests, though not very successfully, was a force to reckon with in first class games। तो पहले उन्होंने अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स के बारे में बताया। नेक्स्ट वो अपने एक अंकल की बात कर रहे हैं। इन अंकल का नाम था माधव मंत्री। यहाँ पिक्चर आप देख सकते हो, ये उनके अंकल है मिस्टर माधव मंत्री। और इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, तो पहली चीज़ ये कौन थे, ये भी एक क्रिकेटर थे, ये भी एक प्लेयर थे जिन्होंने इंडिया के लिए 4 टेस्ट मैच खेले हैं। ओके, दो नॉट वेरी सक्सेसफुली, यद्यपि ये अपने करियर में ज़्यादा सफल नहीं रहे, यद्यपि ये बहुत अच्छे से नहीं खेल पाए, बहुत सफलता नहीं प्राप्त कर पाए, वॉज अ फोर्स, लेकिन फिर भी यही वो व्यक्ति थे टू रेकन विथ इन फर्स्ट क्लास गेम। रेकन का मतलब होता है बच्चों समझना, जिसकी वजह से सुनील गावस्कर इस गेम को समझ पाए, इस गेम की बारीकियों को जान पाए। तो नेक्स्ट वो क्रेडिट दे रहे हैं अपने अंकल माधव मंत्री को, जो कि क्रिकेट खेल चुके थे, इंडिया टीम का पार्ट थे, 4 टेस्ट मैच खेले थे। और इन्हीं की वजह से जो खेल की बारीकियां हैं, जो खेल की बिल्कुल हम कहते हैं ना, बिल्कुल जो बारीक बातें होती हैं, नियम होते हैं, वो सुनील गावस्कर सीख पाए। तो उसके लिए वो क्रेडिट देते हैं अपने इन अंकल को।
Whenever I went to my uncle's house, my favorite pastime used to be to take out his pullovers and caress them with a sense of longing। तो उनका कहना है कि जब मैं छोटा बच्चा था और अपने अंकल के घर जाया करता था, यही अंकल जो कि टेस्ट मैच खेल चुके थे, तो उनके घर पे सुनील गावस्कर का फेवरेट पास टाइम क्या होता था, फेवरेट काम जो ये वहाँ पे करना चाहते थे वो होता था कि ये अपने अंकल के पुलोवर्स निकाल लेते थे। पुलोवर्स मीन जो हम विंटर्स में सर्दियों में पहनते हैं ना, स्वेटर जैसे, तो ये अपने अंकल के पुलोवर्स निकाल लिया करते थे और उनको बहुत प्यार से टच किया करते थे। और जब वो टच करते थे, अपने हाथ में लेते थे, तो उनके अंदर इच्छा होती थी कि मेरे पास भी ये पुलोवर हो, मैं भी ऐसा इंडियन टीम का पुलोवर कभी पहन पाऊँ। I was so attracted by the India Test pullovers that once I even dared to ask him if I could take one। तो बच्चों यहाँ पिक्चर में आप लोग देख सकते हो मैचेस, आई एम श्योर आप सब लोग देखते हैं, सब लोगों ने क्रिकेट टेस्ट मैच देखा है। तो जो इंडियन टीम है वो इस तरह का पुलोवर पहनती है टेस्ट मैचेस में, राइट। तो इनका कहना है कि जब भी मैं अपने अंकल के घर जाता था, मैं अपने अंकल के पुलोवर्स को ले लेता था और मैं उस पुलोवर्स से इतना अट्रैक्ट, इतना आकर्षित हो गया था उनकी तरफ कि एक बार तो मैंने डेयर्ड यानी हिम्मत करके पूछ लिया अपने अंकल से। क्या पूछ लिया? इफ आई कुड टेक वन। उसने अपने अंकल से पूछा, सुनील गावस्कर ने, कि क्या मैं आपका एक पुलोवर ले सकता हूँ, सिंस ही हैड सो मैनी, बिकॉज आपके पास तो इतने सारे पुलोवर्स है इंडियन टेस्ट टीम के, तो क्या एक पुलोवर मैं आपका ले सकता हूँ। My uncle told me that one has to sweat and earn the India colors। तो बच्चों जो इनके अंकल हैं उन्होंने इतना अच्छा लेसन इनको सिखाया। इन्होंने कहा कि नहीं, इंडियन टीम का पुलोवर इतना आसानी से नहीं मिल सकता, इसके लिए तुम्हें स्वेट, पसीना बहाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और तुम्हें खुद अपनी मेहनत के बल पे ये जो पुलोवर है ये तुम्हें अर्न करना पड़ेगा, ये तुम्हें अपनी मेहनत के बल पे प्राप्त करना पड़ेगा। एंड आई टू शुड वर्क हार्ड टू अर्न द डिस्टिंक्शन। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें ये पुलोवर चाहिए, अगर तुम्हें इंडिया टीम में एज अ क्रिकेटर खेलना है, तुम्हें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें पसीना बहाना पड़ेगा, तुम्हें बहुत कठिन प्रयास के बाद ये पुलोवर मिल सकता है। That is a lesson I have never forgotten। तो सुनील गावस्कर लिख रहे हैं कि ये एक ऐसा लेसन था, मेरे अंकल ने मुझे कितनी अच्छी बात बताई थी जिसे मैं कभी नहीं भूलता। वो बात आज भी मेरे मन में है कि अगर आपको जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो वो आपको आसानी से या शॉर्टकट मेथड से नहीं मिल सकता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ में अपने सपने पूरे कर सकते हो। जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हो वो आप प्राप्त तभी कर सकते हो। Looking back, I am glad that my uncle did not succumb to my childish fancy and instead taught me that there was no shortcut to the top। नेक्स्ट सुनील गावस्कर कह रहे हैं कि आज जब मैं पीछे देखता हूँ, आज जब मैं अपने बचपन की बातें याद करता हूँ, तो मुझे खुशी होती है कि मेरे अंकल ने, स्कम का मतलब होता है बच्चों हार मानना, कि मेरे अंकल ने मेरी इस बच्चों जैसी चाहत के सामने हार नहीं मानी। इनकी चाहत क्या थी कि आप अपना एक पुलोवर मुझे दे दो, तो वो उनका कहना है कि मेरे अंकल ने मेरे सामने हार नहीं मानी, वो डटे रहे कि नहीं, तुम्हें ये पुलोवर नहीं मिलेगा, तुम्हें चाहिए तुम खुद अपना पुलोवर प्राप्त करो। तो मैं खुश हूँ कि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मेरे सामने उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने मुझे सिखाया दैट देयर वाज नो शॉर्टकट टू द टॉप, कि अगर तुम्हें किसी मंजिल तक पहुँचना है तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई छोटा रास्ता नहीं है, बल्कि बहुत लंबा मेहनत भरा रास्ता है। उसी रास्ते पे चलोगे तो अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाओगे। I was also fascinated by the many souvenirs he had and the large number of trophies he had won। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि उनके घर में बहुत सारे souvenirs, कहते हैं बच्चों निशानी, तो बहुत सारी निशानियों वाली चीज़ें थी, उनसे भी मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड यानी प्रभावित होता था, आकर्षित होता था, और उन सारी ट्रॉफीज से जो कि उन्होंने अपने इस खेल में जीती थी। What I liked most was the stump bearing the autographs of the 1952 India and England teams। तो उनके पास बहुत सारे souvenirs, बहुत सारी निशानियां थी, लेकिन जो इनका बेस्ट चीज़ थी वो क्या था? एक स्टंप था। और उन्हें वो स्टंप क्यों पसंद था? बिकॉज उस स्टंप पे ऑटोग्राफ्स थे 1952 के इंडिया और इंग्लैंड टीम के प्लेयर्स के। तो बच्चों पहली चीज़ तो स्टंप क्या होती है, यहाँ पिक्चर में देखिए, एंड आई एम श्योर सबको पता है, क्रिकेट लवर
लवर सब होते हैं, सब क्रिकेट देखते हैं, तो ये स्टंप होते हैं। तो ऐसा ही एक स्टंप था, उसके ऊपर 1952 में जो इंडिया और इंग्लैंड की टीम के प्लेयर्स थे ना, सबने ऑटोग्राफ दे रखे थे। ऑटोग्राफ सब जानते हैं ना, जो साइन हम कर, जो सेलिब्रिटीज होती हैं वो अपने साइन करके देती हैं, उन्हें ऑटोग्राफ्स कहते हैं। तो एक स्टंप पे पूरी टीम के ऑटोग्राफ थे, तो वो स्टंप जो था वो सुनील गावस्कर का फेवरेट था। ओके, एंड आई लव टू लिंगर ओवर द ऑटोग्राफ ऑफ एवरी प्लेयर। तो उनका कहना है कि मुझे वो स्टंप बहुत पसंद था और मैं एक एक प्लेयर के ऑटोग्राफ को बहुत देर तक देखता रहता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था उन सब के ऑटोग्राफ्स को बार बार देखना। Right from the beginning, I wanted to become a batsman and I hated losing my wicket। अब जो नेक्स्ट बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि स्टार्टिंग से ही जब मैं छोटा बच्चा था तब से ही मैं हमेशा से ही बैट्समैन बनना चाहता था। अब आपको पता है ना, क्रिकेट में बॉलर्स भी होते हैं, बैट्समैन भी होते हैं, तो उनका कहना है मैं हमेशा से बैट्समैन बनना चाहता था और जब मैं अपना विकेट लूज कर देता था, जब मैं आउट हो जाता था, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। This became such an obsession with me that if the rest of the boys ever got me out, I would fight and eventually walk home with the bat and the ball। तो उनको कहना है कि मुझे आउट होना बिल्कुल पसंद नहीं था और धीरे धीरे ये चीज़ मेरा ऑब्सेशन बन गई, मेरा जुनून बन गया कि मुझे आउट नहीं होना है, मुझे सिर्फ बैटिंग ही बैटिंग करनी है। और इसी वजह से अगर ये कभी आउट हो गए, अब बच्चों बचपन में सब अपनी कॉलोनी में क्रिकेट खेलते हैं आसपास के बच्चों के साथ, तो ऐसे ही ये भी क्रिकेट खेला करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऐसे में अगर ये आउट हो जाते थे तो इनका कहना है कि मैं बाकी सब बच्चों से लड़ने लगता था कि मैं आउट नहीं हूँ, मैं आउट नहीं हूँ, मुझे बैटिंग करनी है। लेकिन जब बाकी बच्चे नहीं मानते थे तो फाइनली ये क्या करते थे, ये अपने घर चले जाते थे गुस्से में, नाराज होके अपने बैट और बॉल को लेके। तो बैट और बॉल सुनील गावस्कर के पास होता था, वो आउट नहीं होना चाहते थे। अगर वो आउट हो भी गए हैं वो मानते नहीं थे, लड़ाई करने लगते थे और फाइनली अपना बैट बॉल उठाया और अपने घर चले जाते थे। This would bring the game to an abrupt end since nobody else had a ball or bat। और इस वजह से होता क्या था, इस वजह से जो खेल चल रहा है क्रिकेट का वो अब्रप्ट एंड पे आ जाता था, अचानक से खेल खत्म हो जाता था। क्यों? बिकॉज बैट और बॉल किसी और के पास नहीं था, केवल सुनील गावस्कर के पास होता था। अब वो अपना बैट बॉल घर ले गए हैं, तो अब बाकी बच्चे कैसे खेलेंगे, तो खेल वहीं पे खत्म हो जाता था। The boys cursed and called me names। तो ऑब्वियसली जो बाकी बच्चे थे, जो बाकी लड़के थे, उन्हें नहीं अच्छा लगता था कि सुनील गावस्कर आउट ही नहीं होना चाहते हैं, और आउट करो तो गुस्से में घर चले गए, अपना बैट बॉल भी ले गए। तो बाकी सब बच्चे उन्हें कर्स करते थे, उनके लिए बुरा बोलते थे, कॉल्ड मी नेम्स यानी उनकी इंसल्ट करते थे, उनके लिए बुरे वर्ड्स यूज़ किया करते थे। बट द टेंशन डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। लेकिन बच्चों में आपस में जो टेंशन होती थी, आपस में जो मनमुटाव होता था, ये ज़्यादा लंबा नहीं चलता था। एंड वी जनरली गॉट ऑन वेरी वेल। और फिर जल्दी ही सारे बच्चे आपस में वापस मिलकर खेलना स्टार्ट कर देते थे, वापस में सब एक हो जाते थे। ओके, Among these early comrades with whom I played were the Ambe brothers and Mandraker brothers and several others who made up our team। तो बच्चों जब बचपन में क्रिकेट खेला करते थे तो ये कुछ प्लेयर्स को यहाँ पे याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जो मेरी टीम में मेरे कामरेड्स थे, जो मेरे साथी थे मेरी टीम में, उनमें से एक एम्बे ब्रदर्स थे, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा भाई थे सेम सरनेम के एम्बे ब्रदर्स। इसी तरह से मांड्रेकर ब्रदर्स भी थे और भी बहुत सारे बॉयज़ थे जो कि फाइनली टीम में आ पाए, जो आपस में मिलके एक टीम बनती है। तो इन सभी लोगों से इन्होंने बचपन में एक टीम बनाई थी और ये फिर आपस में मिलके क्रिकेट खेला करते थे। Whenever I batted, they would decide beforehand that they would appeal at a particular ball and whether I was out or not, I had to go by the majority verdict। अब सबको पता है कि सुनील गावस्कर जल्दी से अपने आप को आउट नहीं मानेंगे, वो गुस्से में घर चले जाएंगे। तो सब बच्चों ने क्या सोल्यूशन निकाला इसका, तो उनका कहना है कि जब कभी भी सुनील गावस्कर बैटिंग किया करते थे, अब सबको पता है कि आउट मानेंगे नहीं, तो सारे बच्चे बिफोर हैंड
पहले ही डिसाइड कर लेते थे कि हम कौन सी बॉल पे अपील करेंगे, यानी कि सारे बच्चे डिसाइड कर लेते थे कि इस ओवर की इस बॉल पे हम सब मिलकर अपील करेंगे कि हाँ ये आउट है, आउट है, वेदर आई वॉज आउट और नॉट, चाहे सुनील गावस्कर सच में आउट है या नहीं, सारे बच्चे एक साथ अपील करते थे। आई हैड टू गो, तो फाइनली सुनील गावस्कर को बात माननी पड़ती थी, उन्हें अपने आप को आउट मान लेना पड़ता था बाय द मेजॉरिटी वर्डिक्ट, वर्डिक्ट कहते हैं निर्णय, एंड मेजॉरिटी यानी जहां अधिक लोग हैं, राइट। तो जब सारे लोग मिलके कह रहे हैं कि आउट आउट आउट, तो उनको आउट अपने आप को मानना पड़ता था, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द बॉयज, जो ज़्यादा लोग हैं उनको आउट ही बोलते थे, और ये लोग पहले से प्लानिंग करते थे, इस तरह से वो इस चीज़ को हैंडल करते थे कि वो गुस्सा नहीं होंगे, घर नहीं जाएंगे, बिकॉज सब अगर कह रहे हैं तो उनको आउट मानना पड़ता था। ओके We often played matches against teams made up of boys living in the neighboring building। अब बच्चों आपस में क्रिकेट खेलने के लिए दो टीम चाहिए, तो इनका कहना है कि हम लोग मैचेस खेलते थे उस टीम के साथ जो टीम पास वाली बिल्डिंग के बच्चों की होती थी। तो एक टीम में तो ये हो गए, इन्होंने एक टीम बना ली, अब ये मैच खेलने के लिए इनको एक और टीम चाहिए होती थी, तो आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे भी बच्चे होते थे, उनकी भी टीम होती थी, तो इस तरह से ये आपस में टीम मैचेस खेलते थे। And there was tremendous interest in the trophies as we called them, और जो टीम जीत जाती थी उसे ट्रॉफी मिला करती थी, और उस ट्रॉफी के लिए बच्चों के मन में ट्रेमेंडस इंटरेस्ट होता था, अत्यधिक रुचि होती थी उस ट्रॉफी को प्राप्त करने के लिए। अब ये ट्रॉफी क्या थी, तो वो क्या लिख रहे हैं, These trophies were small white metal cups। तो बच्चों एक्चुअल में ट्रॉफी क्या होती थी, एक सफ़ेद कलर का मेटल का बना हुआ कप होता था, विच वी ऑल कंट्रीब्यूटेड, और ये कप आता कहाँ से था, तो सारे बच्चे आपस में कंट्रीब्यूट करते थे, सभी बच्चे थोड़ा थोड़ा पैसा देके जोड़ के उस कप को लेकर आते थे, एंड बॉट फॉर एज लिटिल एज ₹1.50, और इस ये जो ट्रॉफी होती थी, जो कप होता था, इसको फाइनली वो खरीद के लाते थे, कितने रुपयों में, ये आता था ₹1.50 का ये कप आता था। तो बच्चों उस समय के लिए तो कितना हम कह सकते हैं आज के समय में कि कितना छोटा सा अमाउंट है, तो ₹1.50 का एक कप आता था, और ये कप एक्चुअली उनके लिए ट्रॉफी होती थी, और इस ट्रॉफी को पाने के लिए लोग जो बच्चे थे ये बहुत इंटरेस्टेड रहते थे कि हमें जीतना है, हमें इस ट्रॉफी को पाना है। ओके तो बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हमने सुनील गावस्कर के जीवन के बारे में, स्पेशली उनके बचपन के बारे में बहुत सारी बातें हमने यहाँ जानी कि कैसे वो पहले ही दिन एक्सचेंज हो गए, अपनी फैमिली से दूर हो गए, फाइनली फैमिली के पास लौट आए। एक अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए इनकी मदर, इनके फादर और इनके अंकल का क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। जब ये बचपन में क्रिकेट खेला करते थे, जब ये छोटे बच्चे थे तो ये कैसे खेलते थे, किससे ये टीम बनाते थे और कैसे इनको आउट होना पसंद नहीं था, सारी बातें हमने चैप्टर में जानी। आई एम श्योर चैप्टर आप सबको अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज इसी चैप्टर की। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।